बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 7.2 एक्सरसाइज में, और इसमें कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड से अ टेबल फॉर 2400 रुपीज़। ही लॉसेस 6% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर एक शॉपकीपर है, ठीक है। उसने एक टेबल को बेच दिया, किसी को बेच दिया, कितने रुपए में? 400 रुपये में, ठीक है। इतने में बेच दिया। उसकी सेलिंग प्राइस ये हुई हमारे पास, ठीक है। सेलिंग प्राइस ये है। फिर इसने लॉस कितना किया? लॉस 6% किया, ठीक है। लॉस्ट एक्चुअल परसेंटेज में हमारे पास गिवन है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट हमें पता नहीं है कि कितना लॉस है। यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज है। और अब हमने क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस मालूम करना है, ठीक है। तो वही तरीका है जिस तरह हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए हम पहले क्या करने वाले हैं, आप लोग बाद में समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। मैंने पहले लिखा है यहाँ पे कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। तो ये तो सेलिंग प्राइस है 2400, ये सेलिंग प्राइस है टेबल का। फिर लॉस कितना आ रहा है? वो है 6%। और हमें मालूम करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ हमें मालूम नहीं हो मैथमेटिक्स में, तो उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं और फिर एक्स को मालूम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये कॉस्ट प्राइस मालूम किया, ठीक है। तो मैं लिखूँगा लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। फर्ज करें मैंने कॉस्ट प्राइस को एक्स का नाम दे दिया, और जब हम एक्स को मालूम करने में कामयाब हो जाए तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। तो इस तरह मैंने एक्स का नाम दिया। अब हमें मालूम है कि लॉस किस चीज़ के बराबर है। लॉस अगर आप लोग देख ले तो वो किसके बराबर है? लॉस हमारे पास इक्वल है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस के मामले में जो है ना, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस छोटा होता है। हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास लॉस आ जाता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किए हैं। अच्छा, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सेल CP की जगह, कॉस्ट प्राइस की जगह मैं एक्स लूँगा। मैं तो एक्स लिया है ना, तो एक्स लूँगा मैं। और फिर माइनस SP की जगह मैं ये सेलिंग प्राइस लूँगा 2400। ये मैंने SP के जगह लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा लॉस आ गया। ये लॉस के बराबर है, ठीक है। इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। अब लॉस परसेंटेज किसकी इक्वल होती है? लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज बराबर होती है लॉस, ये फार्मूला आपने याद किया होगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। लॉस परसेंटेज हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फार्मूले में हम अभी वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो लॉस परसेंटेज की जगह मैं क्या लिखूँगा? वो तो हमें मालूम है ना, 6 है। तो लॉस परसेंटेज की जगह मैं लिखूँगा 6। इस लॉस की जगह मैं लिखूँगा ये लॉस के बराबर है ना। और CP की जगह मैं लिखूँगा एक्स, जो मैंने एक्स लिया था, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 6, तो मैंने 6 लिख दिया। फिर इक्वल लिख ले बीच में। फिर लॉस की जगह मैं ये चीज़ पुट करूँगा, ठीक है। ये हमारे लॉस के बराबर है ना, तो ये चीज़ मैं पुट करूँगा लॉस की जगह। तो लॉस की जगह मैं ये पुट करूँगा एक्स माइनस 20। लॉस इस चीज़ के बराबर है, तो इसके मैं लिखूँगा x माइनस 2400। और नीचे CP तो मैंने x लिया था, तो उसकी जगह मैं लिखूँगा x, और ये 100 अपनी जगह आ गया, ठीक है। इस तरह अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं x के लिए। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाए तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। तो x को कैसे मालूम कर देते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये तो इक्वेशन है, इक्वल साइन बीच में है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस तरह कर देते कि इसके नीचे एक 1 लगा देते। 1 के लगाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम आसान ज़रूर हो जाता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह है? ये 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इसके साथ, तो इस तरह एक क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। तो 6 और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया? 6x, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई होते 6x। फिर इक्वल का निशान हमने लगाना है। फिर क्या होना है? इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है।
तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से इस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये 100 भी ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर क्या है, x माइनस 2400 और इसके साथ ये 100 भी यहाँ पर मल्टीप्लाइड है। ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिख लिया, यहाँ पर दो वैल्यूज़ है और यहाँ पर एक है, तो दो वैल्यूज़ के साथ जब एक नंबर मल्टीप्लाई हो तो आप ब्रैकेट में लिख ले, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये 6x तो अपने जगह आ गया अपनी जगह, और ये 100 इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाइंग करेंगे। ये 100 पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 100 पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जो है वो माइनस हम लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह हमने मल्टीप्लाई करने हैं इनको। तो आइए अब इसको मल्टीप्लाई कर दे। तो 100 पहले x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 100, और ये x भी इसके साथ आ रहा है, ठीक है। हाँ, 100 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 100x, इस तरह। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। फिर 100 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, इससे बन जाता है 2400 और इस 100 के 2 ज़ीरोज़ और भी शामिल हो गए इसमें, तो इस तरह बन गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर समझ नहीं सकते तो कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। 2400 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये x वाले जो है ये भी x इस 6 में भी x मौजूद है और 100 में भी x मौजूद है, इन दोनों में। तो ये दोनों हमने एक साइड पर ले आने हैं। इस तरह हमने करना है कि 100 इस साइड पर ले आना है और 6 के बाद लगाना है, ठीक है। इस तरह प्रोसेस हमने करना है। तो इसके लिए जब एक नंबर इक्वेशन इक्वल साइंस के एक तरफ से दूसरे तरफ में जाता है तो उसका साइन जो है ना चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये 100 पॉजिटिव है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। इसका साइन चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, बीच में ये इक्वल तो रहेगा, ठीक है, इक्वल रहेगा। और ये 6x है, 6x। जब मैं इस 100 को इसके बाद लिखता हूँ तो ये फिर नेगेटिव 100 बन जाएगा, माइनस, ठीक है, जो माइनस हुआ। और इस इक्वल के इस तरफ 100 तो मैंने वहाँ पर जो है ना भेज दिया, यहाँ पर ये -24 ये बाकी बच गया, तो इसको मैं यहीं पर लिख दूँगा, ठीक है। यह बाकी बच गया 100 तो मैंने उस साइड पे ले गया, 6 के बाद लगा दिया। अच्छा, अभी क्या होना है, अभी हमने 100 से 6 से तो 100 माइनस नहीं हो सकता ना, लेकिन 100 से 6 माइनस करेंगे। तो 100 से जब 6 गया तो क्या आ गया 94 आ गया, ठीक है। और x के साथ एक x भी लगा ले, इस तरह 100x थे 94x बन गए। लेकिन ये 100 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो माइनस पर लगा देंगे। आप लोगों ने इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 6 में। और फिर ये इक्वल और ये एज इट इज़ वही के वही आ जाएगा नीचे। अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड्स को हमने डिवाइड करना है इस -94 पर, ताकि 94 कैंसिल हो जाए और हमें x मिल जाए, ठीक है। x के सामने जो भी है x के आगे उस पर हम डिवीज़न करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 94 -94। तो इस साइड को भी -94 पर डिवाइड करें, इस साइड को भी -94 पर डिवाइड करें, दोनों साइड्स को करना है, ठीक है। अगर एक को कर लिया और एक को नहीं तो फिर आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर ये -94 इसके साथ कैंसिल हुआ तो हमारा x बच गया, खाली सिर्फ x हमारे पास बच गया, x यहाँ पर बाकी बच गया। और इक्वल बीच में लाना है और फिर इस नंबर ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और 24 इसको 94 पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर में ये नंबर मौजूद है, इसको सिर्फ मैं 94 पर डिवाइड करूँगा, डिवाइडेड बाय 94। तो सॉरी, इसको मैं बाद में फिर कर लेता हूँ, कैलकुलेटर में थोड़ी गड़बड़ हुई है। 24 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 94। तो इससे क्या आंसर आ रहा है हमारा 2553, इससे आंसर यही आ रहा है, ठीक है, 2553.19। तो हमारा आंसर आ गया 2553
53.19 ये हमारी कास्ट प्राइस है। तो कि इसने ख़रीदा जो है वो 2400 पे ख़रीदा था, सॉरी इस पे बेच दिया किसी को, और ख़रीदा किस पे था 2553 पर ख़रीदा था, तो इसने नुकसान कर दिया और वो नुकसान 6% है। तो हम के यहाँ पर लिख देंगे कि द कॉस्ट प्राइस इज़ दिस, ये कॉस्ट प्राइस था हमारा जो हमने मालूम किया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना था, वो है 2553.14, ये हमारा कास्ट प्राइस है टेबल का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है बायर बाइज राइस एट 48 रुपीज़ पर केजी, व्हाट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल द राइस टू गेन 20%। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक बायर है, ठीक है, समझ ले एक दुकानदार है, ठीक है, उसने राइस ख़रीदा, चावल ख़रीदा, और उसको चावल कितने रुपए में मिल गया, 48 रुपये में 1 किलो मिल गया, ठीक है। 1 किलोग्राम का कीमत कितना था, वो 48 रुपीज़ था। सो व्हाट प्राइस ऑफ पर केजी मस्ट ही सेल, वो इस चावल को कितने प्राइस पे बेचेगा। तो ये तो कास्ट प्राइस है ना, इस पर ख़रीद लिया, कास्ट प्राइस ये हुआ। अब वो कितने रुपए में ये बेचेगा, अगर वो हमें गिवन है, अगर वो 20% प्रॉफिट हासिल करे, गेन का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है, मुनाफा जो हम कहते हैं ना, अगर वो 20% मुनाफा इसमें करना चाहता है, प्रॉफिट करना चाहता है, तो फिर कितने में बेचेगा, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है और कास्ट प्राइस गिवन है और ये प्रॉफिट भी हमें गिवन है, तो सेलिंग प्राइस हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब मैंने कुछ इस तरह लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस। अब राइस की कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो तो है 48 रुपीज़ पर केजी, 1 किलो कितने में मिल रहा है, 48 रुपीज़ में। प्रॉफिट कितना है, वो 20% है, ठीक है। और हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, तो सेलिंग प्राइस किस तरह मालूम करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉफिट मालूम करेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, किसके बराबर होता है, फिर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो किस तरह ये होना है, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉफिट किस चीज़ के बराबर है, प्रॉफिट हमारे पास बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस तो हमें मालूम नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि लेट द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस को एक्स का नाम देते फिर इसको मालूम करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स, सेलिंग प्राइस को एक्स का नाम दिया, तो सेलिंग प्राइस की जगह अब मैं क्या लिखूँगा, एक्स लिखूँगा, ठीक है। और फिर माइनस कास्ट प्राइस की जगह क्या लिखूँगा, कास्ट प्राइस तो हमें गिवन है ना 48 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 48, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट हमारा इस चीज़ के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं। हमें मालूम है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट, ये फार्मूले आपने याद रखनी है, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह हम इस फार्मूले से प्रॉफिट को मालूम करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट तो हमें गिवन है ना, वो तो 20% है, तो प्रॉफिट परसेंट के नीचे मैं क्या लिखूँगा 20, इसके नीचे मैंने लिख दिया 20। फिर इस प्रॉफिट की जगह मैं क्या लिखूँगा, प्रॉफिट बराबर है इसकी, तो प्रॉफिट की जगह मैं ये लिखूँगा x माइनस 48। फिर नीचे क्या है, कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस तो हमें गिवन है, कास्ट प्राइस कितना है, वो तो 48 है, तो CP की जगह मैं लिखूँगा 48 और ये 100 अपनी जगह इस तरह नीचे ले, ठीक है। फार्मूले में हमने अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी राइस का, ठीक है। तो x की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं,
सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है, इसके नीचे हम एक 1 लगा देते हैं। 1 के लगाने से इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप लोग लगा सकते हैं। फिर ये 20 और 48 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 20 और 48 को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, 48 क्रॉस 20, ये हमारा आ रहा है 960। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 960 आ गया। फिर इक्वल बीच में लिखना है, फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1 को मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वैसा के वैसा ही रह जाएगा, लेकिन इस नंबर के साथ ये 100 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा x माइनस 48 और इसके साथ ये 100 भी हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 960 ये तो अपनी जगह आ गया, फिर इक्वल्स लगा देंगे, फिर ये 100 इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले x के साथ, पहले इस x के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 48 के साथ भी 100 मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 और x जब मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बन गया, 100x, ठीक है, इस तरह बन गया। फिर माइनस 100 और 48 आप लोग मल्टीप्लाई करें तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये क्या बन गया, 4800, 4800 इस तरह बन गया, ठीक है। 48 तो था लेकिन इससे दो ज़ीरो ज़्यादा हो गए इसमें। अब हमने क्या करना है, ये x वाला यहाँ पर रहेगा और x के अलावा जो भी है वो हम उस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। ये नंबर है, इसके साथ ये नंबर भी इस तरफ ले आएंगे, इसके बाद लगाएंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। इसमें 2 x थे तो x वाले हमने एक तरफ लिख दिए और नंबर्स हमने दूसरे तरफ लिख दिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर में x है तो ये यहाँ पर रहेगा और ये जो इसका इजाफी है इसके साथ एक्स्ट्रा इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। फिर बाद में x को फाइंड करेंगे। तो किस तरह होगा, जब हम इसको इस साइड पे ले आएंगे इक्वल के और इस 960 के बाद लगाएंगे तो फिर इसका साइन अपोजिट होगा, बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो किस तरह होगा, ये इक्वल तो हमने बीच में लिखना है, ठीक है। फिर ये चीज़ पहले 960, इसके बाद मैंने ये लगाना है, इस साइड पे लेना है तो ये फिर प्लस बन जाएगा, प्लस 400 एंड इस तरह 4800 इस तरह बन गया। चलिए मैं इसको ज़रा यहाँ पर लिख लूँ तो मसला नहीं होगा। तो इस तरह बन गया और यहाँ पर क्या बच गया, 100x यहाँ पर बच गया, ठीक है। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे, ये जमा हो रहा है ना, तो 800 को इसके साथ 960 जमा करेंगे प्लस 960 तो क्या रहे 5760 5760 ये आ गया और यहाँ पर क्या है 100x है। अब x को मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को x के आगे जो है इस पर डिवाइड करना होगा 100 पर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 100, हम दोनों साइड्स को 100 पर डिवाइड करेंगे, इसको 100 पर डिवाइड करें और इसको भी 100 पर डिवाइड करें, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको 5760 को आप 100 पे डिवाइड करें कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो 5760 ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेटर में मौजूद है, मैं सिर्फ डिवाइड करूँगा 100 पे, तो हमारा आंसर क्या रहे 57.6। अगर आपको कैलकुलेटर में इस तरह का जो है ना फ्रैक्शनल फॉर्म में नज़र आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, ये SD जो लिखा है इस पर क्लिक करके, इस पर जब आप लोग क्लिक करें तो ये फिर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 57.6 आ गया, 57.6। तो सेलिंग प्राइस राइस की कितनी होगी पर केजी, वो इतनी होगी, ठीक है। उसने ख़रीदा 48 में था और 57 में बेचेगा ताकि वो क्या करे, प्रॉफिट उसको मिले, ठीक है। तो हमें हम लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ राइस का सेलिंग प्राइस पर केजी 1 किलो कितना होगा, 1 किलो का
सेलिंग प्राइस वो इतना होगा 57.6, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस मालूम होगी। अ मैन गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 370 रुपीज़ बाय सेलिंग अ साइकिल एट 10,500 रुपीज़। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शख्स है और उसने एक साइकिल बेच दिया किसी को, कितने रुपए में बेच दिया? 10,000 और 500 में, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, इसमें बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितनी है वो हम ये लिख देंगे। फिर उसने प्रॉफिट कितना किया, उसमें साइकिल बेचने पर मुनाफा कितना किया, पश्तो में हम गठा बोलते हैं, ठीक है, गठे सुमरा ओकड़ा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा है 370, प्रॉफिट इतना है। तो हम सेलिंग प्राइस ये हुआ, प्रॉफिट ये हुआ, हमें मालूम करना है कि कॉस्ट प्राइस कितनी, ये साइकिल उसने कितने में ख़रीदा था, तो वो कॉस्ट प्राइस हमने मालूम करना है और प्रॉफिट परसेंटेज भी हमने मालूम करना है, ठीक है। दो चीज़ें मालूम करनी है इसमें। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले मैंने लिख दिया प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 370, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल, सेलिंग प्राइस कितनी थी, वो है 10,500। कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल कितनी है, कॉस्ट प्राइस जिसमें ख़रीदा गया है वो हमें मालूम नहीं है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी हमने मालूम नहीं है, तो हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है ना कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे, फिर इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करेंगे, क्योंकि जब हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो वो सारे डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। जब कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है तो हम इन परसेंटेज को मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमने मालूम करना है। तो हमारे पास प्रॉफिट किस चीज़ के बराबर है, इस फार्मूले से हम कॉस्ट प्राइस को भी निकाल लेंगे। प्रॉफिट हमारे पास बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, अब हमारा इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रॉफिट की जगह मैं क्या लिखूँगा, 370 प्रॉफिट, तो 370 की इक्वल है, तो प्रॉफिट की जगह मैंने लिख दिया 370, फिर इक्वल का निशान। सेलिंग प्राइस क्या है उसकी जगह मैं लिख दूंगा ये, ठीक है, 10,500, 10,500। और कॉस्ट प्राइस तो हमें मालूम नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस वही के वही आ जाएगा, ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अब इसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो ये चाहिए ना, ये कॉस्ट प्राइस चाहिए, ये तो नहीं चाहिए यहाँ पर। तो जो भी हमारे पास ज़रूरी नहीं है इस साइड पे, तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट प्राइस रह जाएगा जो हमें मालूम करना है, और इसको इस साइड पे ले आएंगे, इसके साथ कुछ प्रोसेस होगा इसके लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये 370 अपनी जगह रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमने लिखना है इस साइड पे, इस तरह ले आना है, और इसके बाद लिखना है यहाँ पर। तो ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसका साइन जो है ना चेंज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, 10,500, ठीक है। और फिर ये इक्वल बीच में लिखना है, और फिर ये माइनस सी पी यहाँ पर रह गया, ये माइनस पी आप लोगों ने लिखना है। अगर ये छोड़ दिया तो क्वेश्चन फिर गलत होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर रह गया, और इसको मैंने इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे ले आया तो ये माइनस बन गया, ठीक है। अब क्या होगा इसके साथ, अब हम इससे तो ये माइनस नहीं कर सकते, इससे बड़ा है, लेकिन इससे ये माइनस करेंगे कि क्या जवाब आता है। तो 10,500 माइनस 370, तो इससे क्या आ रहा है, 10130, ठीक है। इससे आंसर आ रहा है 10130, इससे ये आ गया। और फिर ये वाला बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी हम माइनस लगा देंगे, और इक्वल माइनस सी पी, ठीक है। अब ये माइनस जो है ये नेगेटिव साइन दोनों साइड्स पे मौजूद है, इसको हम कैंसलेटिव लॉ कहते हैं कि जब एक चीज़ दोनों साइड्स पे मौजूद हो एक, तो हम इसको पहले कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर सकते हैं हमें, ठीक है, कैंसलेटिव लॉ के ज़रिए। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, दोनों साइड्स पे मौजूद है। अगर दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लिकेशन दे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो सी पी किसके बराबर फिर आ गया,
ये सी पी यहाँ पर रह गया, माइनस तो कट गया ना, यहाँ पर ये माइनस पी कट गया तो 10130। तो इस तरह सी पी कास्ट प्राइस कितने आ गए, कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, कास्ट प्राइस हमारा ये आ गया। तो हमने मालूम किया कि कास्ट प्राइस ऑफ साइकिल कितना है, वो हमें ये आ रहा है। तो मैं लिखूँगा कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, वो कितना आ गया 10130, इतना आ गया। ठीक है, अब हमने इस कॉस्ट प्राइस को परसेंटेज में, इस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम कर देंगे। और अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट परसेंटेज हम किस तरह मालूम करते, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट परसेंटेज, ये इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फार्मूले से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते। प्रॉफिट हमारा कितना था, प्रॉफिट तो हमें गिवन है ना, प्रॉफिट तो है 370। प्रॉफिट की जगह मैं क्या लिखूँगा 370। ठीक है, प्रॉफिट की जगह मैं लिखूँगा 370। नीचे कास्ट प्राइस है तो कास्ट प्राइस तो अभी हमने मालूम किया क्या क्या था 10130, 10130 और 100 में इस तरह मल्टीप्लिकेशन देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे और 100 में मल्टीप्लिकेशन देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा 370 डिवाइडेड बाय दिस, 370 डिवाइडेड बाय 10130, इस पर मैंने डिवाइड किया तो इस तरह आ गया। ठीक है, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर इस आंसर को मल्टीप्लिकेशन में दूंगा, आंसर जो आगे इसको मल्टीप्लिकेशन दूंगा 100 में तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने 100 में मल्टीप्लिकेशन दिया तो क्या रहा है 3.65। ठीक है, ये आगे तक हम नहीं लिखते, ज़रूरी नहीं है। तो क्या आ गया 3.65 और इसके साथ परसेंट का ये निशान भी लगा दें तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम किया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इतना आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहा है वॉच इज़ बॉट फॉर 6,780 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 7,300, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, हमारे पास एक घड़ी है और वो कितने में ख़रीदी गई, वो 6,780 में ख़रीदी गई। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, वो इतना है। सोल्ड फॉर 7,300, इसमें ये बेची गई। ठीक है, 7,300 पर बेची गई तो ये सेलिंग प्राइस हुआ। तो ये कास्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस पर बेची गई तो हमें इससे पता चलता है इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इस पे ख़रीदा था और इस पे बेच दिया तो ये इससे ज़्यादा है ना, तो प्रॉफिट हुआ इसमें। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें हैं। तो प्रॉफिट सबसे पहले हम मालूम करें कि कितना प्रॉफिट हुआ है, इससे इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा और फिर उस प्रॉफिट को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, वॉच की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, वो है 6,780। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच कितने 7,300। प्रॉफिट हमने मालूम करना है कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज भी हमने निकालना है। हमें तो डायरेक्टली पता चलता है कि ये बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ है ना। तो सबसे पहले प्रॉफिट मालूम करेंगे। प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, हम किस तरह लिखते हैं, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस से कास्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो भी बड़ा हो वो हम पहले लगाते हैं और जो भी छोटा हो उसके बाद। यहाँ पर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो बड़ा पहले है और कास्ट प्राइस छोटा है तो छोटा बाद में लगा देते। अब सेलिंग प्राइस की जगह मैं ये सेलिंग प्राइस लिखूँगा, ये वाला 7,300। ठीक है, फिर माइनस कास्ट प्राइस की जगह मैं ये लिखूँगा, कास्ट प्राइस 6,780। तो इससे ये माइनस कर देते तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो 7,300 माइनस 6,780
6780, तो कितना आ रहा है 7300 6780, तो क्या आ रहा है 520। हमारा प्रॉफिट इतना रहा है 520, ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करना है वो फार्मूला आप लोग जानते ही, इस पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, तो मैं लिखूँगा प्रॉफिट परसेंटेज वो बराबर है प्रॉफिट, ये आप लोगों ने ये फार्मूले याद रखने हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, आसान है जल्दी याद हो जाते, और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इस फार्मूले में है, जब हम वैल्यूज पुट कर देते तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, तो अब किस तरह होगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हम ऊपर पुट करेंगे तो प्रॉफिट कितना था 520 था, प्रॉफिट की जगह मैंने लिख दिया 520। नीचे क्या लिखूँगा कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस तो ये है, ठीक है 6780, तो कॉस्ट प्राइस की जगह मैं लिखूँगा 6780 और ये 100 अपनी जगह आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इससे जो आंसर आएगा वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो आप डायरेक्टली इसे कैलकुलेटर पर सर्व कर दें, इसको इस पर डिवाइड करें और फिर 100 से मल्टीप्लिकेशन दे तो आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर देता हूँ 520 डिवाइडेड बाय 6780 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या आ रहा है, इसको मैंने इस पर डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लिकेशन 7.66 आ रहा है। ठीक, तो आंसर आ रहा है 7.66, ये हमारा आंसर है। इसके साथ हम परसेंटेज भी लगा लेते हैं तो इस तरह बन जाते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास परसेंटेज में इतना आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड अ टेलीविजन एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। एक शॉपकीपर ने, एक दुकानदार ने टेलीविज़न को बेच दिया और कितना मुनाफा किया, उसमें प्रॉफिट कितना किया 8% किया। ठीक है, द बायर सोल्ड इट फॉर 52,500 रुपीज़ एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, जो शख्स ने इस टेलीविज़न को ख़रीदा शॉपकीपर से ना, तो उस शख्स को बोलते हैं बायर। ठीक है, तो हमारे पास दो ही लोगों की बात हो रही है, एक शॉपकीपर है जो दुकानदार है, उसने तो बेच दिया, ठीक है, किसी को 8% प्रॉफिट पे बेच दिया। लेकिन जिस शख्स ने इस टीवी को ख़रीदा उसने कितने में ख़रीदा, उसने इतने में ख़रीदा। ठीक है, 52,500 में ख़रीदा और उस शख्स को हम बोलते हैं बायर। ठीक है, तो फिर उस बायर ने ये जो टीवी ख़रीदा वो टीवी किसी और को बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ 3 लोगों की बात हो रही है, किसी और को बेच दिया और कितने में बेच दिया, उसने नुकसान में बेच दिया। ठीक है, 10% नुकसान किया उसमें। तो ख़ुद जो है ना ख़रीदा कितने पैसे था हमें मालूम नहीं है, लेकिन बेच दिया इस पे और नुकसान कितना किया उस इतना। तो इसमें कह रहे हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेलीविज़न की ओरिजिनल प्राइस क्या थी। तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमने ये समझना होगा कि शॉपकीपर टेलीविज़न का ओरिजिनल प्राइस जो है वो प्राइस है जिस पर दुकानदार ने टेलीविज़न को ख़रीदा था। ठीक है, कास्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर वो हमारा ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन कास्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर हम तब ही मालूम कर सकते हैं जब हमें सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर गिवन हो कि शॉपकीपर का दुकानदार का सेलिंग प्राइस कितना है। दुकानदार का तो हमें इतना पता है कि 8% प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस इसमें मालूम नहीं है और कास्ट प्राइस भी इसमें मालूम नहीं। तो हम सबसे पहले दुकानदार का हम सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे, फिर सेलिंग प्राइस मालूम करने के बाद दुकानदार की जो है ना कास्ट प्राइस हम मालूम करेंगे, वो हमारी ओरिजिनल प्राइस होगी टेलीविज़न की। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर ये बराबर होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ बायर। जो शॉपकीपर जो चीज़ जितने पैसों में बेचता है ना तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और बायर जितने पैसों में ख़रीदता है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। बायर ने ख़ुद ख़रीदा, ठीक है, और फिर किसी और को बेच दिया, तो बायर का कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, ये हमने समझनी है। तो हम ऐसा करेंगे कि बायर का
कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे तो वो ऐसा होगा कि हमने शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस मालूम की, तो वो सेलिंग प्राइस होगी शॉपकीपर की, और फिर उस सेलिंग प्राइस को यूज़ करके हमने शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस मालूम करने हैं, जो कि टेलीविज़न की क्या होगी, वो ओरिजिनल प्राइस होगी। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैंने लिख दिया प्रॉफिट। हमारे पास शॉपकीपर की प्रॉफिट कितनी है? वो है 8%। ठीक है, फिर बायर्स सेलिंग प्राइस, बायर्स ने ये चीज़ कितने में बेच दिया किसी को? बायर ने ख़ुद ख़रीदा और फिर किसी और को बेच दिया, तो उसने कितने में बेच दिया किसी और को? वो है 52,500, इसमें बेच दिया किसी और को। फिर बायर्स लॉस, बायर्स ने इसमें लॉस कितना किया? वो है 10%। ठीक है, इसने 10% लॉस किया इसमें। हमने अब मालूम करना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी का ओरिजिनल प्राइस कितना है? तो ओरिजिनल प्राइस इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। जब हम कॉस्ट प्राइस मालूम करें शॉपकीपर का, तो फिर वो ओरिजिनल प्राइस होगी टीवी का, तो वो हमें मालूम नहीं है, तो मैंने सवालिया निशान लगा दिया इस तरह। अब क्या होना? अब हमने बायर्स का इस बायर ने तो ये सेलिंग प्राइस इस बायर का ही किसी और को बेच दिया, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। लेकिन इसने दुकानदार से ख़रीदा कितने में था? ठीक है, ख़ुद कितने में ख़रीदा और फिर बेच दिया तो इन पैसों से, लेकिन ख़ुद ख़रीदा कितने में था? वो प्राइस हम मालूम करेंगे। तो वो कास्ट प्राइस होगी बायर का, लेकिन दुकानदार ने तो बेच दिया, वो सेलिंग प्राइस होगी दुकानदार का। ठीक है, तो जब हम बायर्स की कास्ट प्राइस मालूम करेंगे, वो क्या बन जाएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि द कास्ट प्राइस ऑफ द बायर इज़ equal to the selling price of the shopkeeper. The cost price of buyer is the same, ठीक है, equal है, बराबर है, is the same as the cost price of the buyer is the same as the selling price of the shopkeeper. ठीक है, इस तरह हुआ। तो हम कास्ट प्राइस बायर का मालूम करेंगे और वो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो पहले बायर की सेलिंग प्राइस कितनी है वो हम लिखेंगे, फिर लॉस कितना है, फिर इससे हम जो है ना बायर्स के कास्ट प्राइस मालूम करें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वी हैव टू फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द बायर। वी हैव टू फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द बायर, कि बायर ने ये टेलीविज़न दुकानदार से कितने में ख़रीदा था। तो कास्ट प्राइस ऑफ बायर हम मालूम करेंगे। उसके लिए बायर्स की जो है ना लॉस कितना था, वो हमें पता है कि लॉस बायर ने कितना किया है। तो लॉस हमारे पास इक्वल है, लॉस का फार्मूला जब आप लोगों को याद हो तो वो इक्वल है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कास्ट इसकी बराबर है, और बायर्स का कास्ट प्राइस हमने मालूम करना है, तो उसे हम क्या देंगे? एक्स का नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पर वो भी लिखने जा रहा हूँ, मैं ज़रा भूल गया कि लेट सीपी ऑफ बायर की सीपी जो है कास्ट प्राइस वो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी की जगह मैं लिखूँगा एक्स और फिर माइनस सेलिंग प्राइस बायर की कितनी है वो हमें मालूम है। सेलिंग प्राइस ऑफ बायर वो है 52500, ये सेलिंग प्राइस है बायर की। तो हमारे पास लॉस इतना आ गया। अब हमने लॉस परसेंटेज का फार्मूला भी आप लोगों को याद हो, इस लॉस और लॉस परसेंटेज दोनों फार्मूले को यूज़ करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा लॉस परसेंटेज इज़ इक्वल टू लॉस परसेंटेज
ये किसकी बराबर है? ये बराबर है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय 100, इस फार्मूले की बराबर है। ठीक है, लॉस परसेंटेज। इसमें हम वैल्यूज़ अभी पुट करेंगे। तो लॉस परसेंटेज किसकी बराबर है? लॉस परसेंटेज कितना हुआ था? 10% हुआ था ना। तो इसके यहाँ पर बायर की बात हो रही, तो सारे डेटा जो हम पुट करेंगे बायर्स का पुट करेंगे। तो बायर का लॉस परसेंटेज वो है 10%, 10 है। फिर लॉस किस चीज़ के बराबर? लॉस तो इसके बराबर है, राइट। तो लॉस की जगह मैं ये लिखूँगा x माइनस 5250 और नीचे कास्ट प्राइस लिखना है। तो कास्ट प्राइस तो मैंने x लिया था तो मैं लिखूँगा x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 100 में। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं वो कास्ट प्राइस होगी बायर की और वो सेलिंग प्राइस भी होगी शॉपकीपर की, ठीक है। तो इससे हम x की वैल्यू अभी फाइंड करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे को 1 लगा दे तो फिर काम आसान होगा। 10 और x मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बन गया 10x, फिर इक्वल का निशान लगा दें। अब क्या करने हैं, अब इनको हम मल्टीप्लिकेशन देंगे 1 से, इसको अब 1 से मल्टीप्लिकेशन देंगे क्रॉस में, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन देकर वही आता है, ठीक है। और इस नंबर के साथ ये 100 भी मल्टीप्लाई है, तो मैं इस तरह लिखूँगा x माइनस 5250 और मल्टीप्लाई करना है इस 100 में, ठीक है। इस तरह होने अब ये 10x अपनी जगह आएगा और इक्वल्स 100 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100x और 100x, 100 और x मल्टीप्लाई हो गए तो 100x बन गया, ठीक है। फिर माइनस 100 और इसको मल्टीप्लाई करें, जो इसको 100 मल्टीप्लाई करने से 100 से तो इसमें 2 ज़ीरोस और बढ़ जाएंगे। तो 525 ये 2 इसके साथ है और 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़ीरोस और बन गए, तो 4 ज़ीरोस मैंने लगा दिया 525। अब हमने क्या करना है, ये x वाले जो इस साइड पे ले आना है और ये वाला यहाँ पर रहेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी मैं कर चुका हूँ। तो 10x ये जब यहाँ पर आएगा तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस बन जाएगा, फिर माइनस x 100x और ये इक्वल बीच में, और यहाँ पर सिर्फ ये बाकी बच गए इस माइनस के साथ, माइनस 5250 और 0 4 ज़ीरोज़ है। अब इससे ये माइनस करें तो क्या आता है 90 आता है, ठीक है। लेकिन ये 100 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो माइनस आंसर में लगा देंगे और एक x भी x के साथ, इस तरह 90 नेगेटिव 90x आ गया। और फिर यहाँ पर क्या है माइनस 5250 अब हमने x की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को डिवाइड करना होगा 90 पे, नेगेटिव 90 पे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव 90, इसको भी और इसको भी नेगेटिव 90 पर डिवाइड करें तो ये नेगेटिव 90 के साथ कट गया और हमारा ऊपर क्या बच गया, x बच गया, x बाकी बच गया ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। और अब इस नंबर को आप लोग 90 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। 525 4 ज़ीरोज़ 525 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 90, तो इससे आंसर क्या आ रहा है 58333.3, इस तरह आ गया, ठीक है। 58 और फिर 333.3, तो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द बायर। और कॉस्ट प्राइस जो बायर का है, बायर ने जितने में ख़रीदा तो उसने दुकानदार से ख़रीदा था ना, तो वो प्राइस दुकानदार का सेलिंग प्राइस है, उसमें इतने में बेच दिया और गाहक ने इसने में ख़रीदा, ठीक है। तो ये इसका कीमती ख़रीद हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, और जितने में दुकानदार ने बेचा तो ये वो भी इतने पैसे हैं ना, तो वो इस दुकानदार का सेलिंग प्राइस हुआ। तो हम कहते हैं कि द cost price of the buyer is this and the selling price of the buyer is also this amount, right? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि cost price of the buyer, cost price of buyer, ये तो बराबर है selling price of buyer, selling
प्राइस ऑफ शॉपकीपर, और ये कितना आ गया हमने मालूम किया, वो कितना आ गया 5833, 5833.3 इतना आ गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमने शॉपकीपर का मालूम किया, सेलिंग प्राइस इतना है। अब हमने मालूम करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। जब हम कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर का मालूम करेंगे तो वो हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा टीवी का जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो रहा है, इसका दूसरा मैं दूसरे पेज पर कर देता हूँ, इसका बाकी पार्ट जो है। अब हमने क्या मालूम करना है, सेलिंग प्राइस तो शॉपकीपर का मालूम हो गया, और हमने कॉस्ट प्राइस मालूम करना है शॉपकीपर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वी हैव टू फाइंड, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ we have to find the cost price of shopkeeper। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर मालूम करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए, एक है प्रॉफिट परसेंट शॉपकीपर का चाहिए और दूसरा सेलिंग प्राइस चाहिए। तो हमें दोनों मौजूद है हमारे पास। तो प्रॉफिट परसेंट शॉपकीपर का कितना है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंट वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, वो है 8%। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, और बायर का 10% है, शॉपकीपर का 8% है, ये हमें क्वेश्चन में इस तरह मालूम है। और सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर वो हमने तो अभी मालूम किया ना, वो क्या आ रहा था यहाँ पर 58333.3, 58333.3 वो इस तरह आ रहा था। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर है। हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर मालूम करनी है, तो हमें मालूम नहीं है तो उसको हम एक्स का नाम दे देंगे और वो मालूम करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू एक्स, इसको मैंने एक्स दिया, लेट हमने परस किया। ठीक है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू एक्स, उसको मैंने एक्स का नाम दिया, वो एक्स हम मालूम करेंगे। तो अब हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करके इनको मालूम करना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि प्रॉफिट किस चीज़ की बराबर है, इसको ज़रा फिक्स कर दें तो फिर अच्छा बन जाएगा। हमें मालूम है कि प्रॉफिट बराबर है, प्रॉफिट इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसके बराबर है ना। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दे, सेलिंग प्राइस वो कितना है, वो तो ये है सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, वो तो हमें क्या बने 5833.3, और कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं है, वो तो हमने एक्स लिया था, तो एक्स लगाएंगे तो ये हमारा प्रॉफिट बन गया। प्रॉफिट इस चीज़ के बराबर है। अब हम आते हैं प्रॉफिट परसेंट की तरफ। ठीक है, तो हमें अब मालूम है कि प्रॉफिट परसेंट किसकी बराबर है, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास बराबर है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद किया होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये प्रॉफिट परसेंट इस चीज़ के बराबर है। इसमें हम अभी वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट की जगह मैं लिखूँगा 8, ये 8 के बराबर है ना प्रॉफिट परसेंट, इसकी जगह मैं लिखूँगा 8, फिर इक्वल्स, अब प्रॉफिट किसके बराबर है, प्रॉफिट तो बराबर है दिस माइनस एक्स, प्रॉफिट तो ये आ गया था ना, तो प्रॉफिट की जगह मैं ये लिखूँगा, इस प्रॉफिट की जगह मैं ये सारा एक्सप्रेशन लिख दूँगा 5833.3 माइनस एक्स, प्रॉफिट की जगह ये हुआ। फिर कॉस्ट प्राइस हमने लगाना है, तो कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स लिया था तो एक्स लगा दिया, और फिर इस तरह 100 में मल्टीप्लिकेशन देंगे तो हमारा
आंसर अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वो टीवी की ओरिजिनल प्राइस होगी, यानी कास्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर इज इक्वल टू द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी। ठीक है, तो वही प्रोसेस आप लोगों ने करना है, नीचे 1 लगा दे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। 8 और x मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बन गया, 8x बन गया। फिर इक्वल लगा दें, फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 1 के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसके साथ ये 100 भी मल्टीप्लाई करें। 5 8 3 3 3.3 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई करना है 100 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 8x तो वैसा के वैसा ही आ गया। ये 100 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर x के साथ। ठीक है, पहले ये 100 पहले वाले के साथ, फिर बीच में माइनस, फिर दूसरे वाले के साथ। तो 5 8 3 33.3 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 8 3 3। तो इससे इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन दिया तो क्या आ रहा है, 5 8 3 3 3 3 0। ठीक है, इस तरह आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लिकेशन देकर हमारे पास आ गया 5 8 3 3 कितने हैं, 1 2 3 4, इस तरह बन गया। फिर बीच में माइनस 100 और x मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 100x, इस तरह बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस x को हमने मालूम करना है, तो इस नंबर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसको इस तरफ ले आएंगे। सॉरी इस तरह नहीं, यहाँ पर 8x है तो इसको भी x वाला इस तरफ ले आएंगे, तो ये दोनों x वाला एक साइड पे हो जाएंगे और ये नंबर दूसरे साइड पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस 100 के साथ हमने क्या करना है, ये 100 हमने ले आना है यहाँ पर, इस 8 के बाद लगाना है इस तरह। ठीक है, तो हम बीच में क्या लिखेंगे, इक्वल बीच में लिख देंगे, पहले लिखेंगे 8x, फिर माइनस ये 100 इसके बाद लगाएंगे 100x, और इक्वल के इस साइड पे ये बाकी बच गया। अच्छा, ये माइनस यहाँ पर आ गया तो फिर ये क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है, जब इस साइड पे आप लोग ले आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस बन गया। अब ये 5 8 3 3 3 3 1 2 3 4 और ये 0, ये नंबर यहाँ पे रह गया और ये तो इस तरफ इक्वल के इस तरफ आ गया। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को जमा करें तो ये 100 और 8 ये बन गया 108। ठीक है, और इसके साथ एक एक्स भी लगाते हैं, फिर इक्वल, और यहाँ पर ये बन गई, बाकी बच गए 5 8 1 2 3 4 एंड 0, इस तरह बन गया। अब दोनों साइड्स को हम किस नंबर पर डिवाइड करें कि x मिल जाए 108 पर। ठीक है, x के सामने जो भी है, x के आगे जो 108 पर दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, इस पर डिवाइड किया तो अब हमें x मिल जाएगा। यहाँ पर इसको इसके साथ कैंसिल कर देते तो क्या बच जाता है, x बच जाता है, और इसको x 108 पर डिवाइड करें तो 5 8 ये और डिवाइड करना है 108 पे। ठीक है, तो ये नंबर ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है कैलकुलेटर में, 5 8 4 3 एंड 0। डायरेक्टली मैं लिखूँगा डिवाइडेड बाय 108 108, तो इससे क्या आंसर आ रहा है, 54012.31 54012.31। तो ये कॉस्ट प्राइस है बायर की, और सेलिंग प्राइस। अच्छा, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई शॉपकीपर की। ठीक है, शॉपकीपर में इतने में ख़रीदा था, 54,000 में उसने ख़रीदा था, और बेच दिया कितने पे, बेच दिया 58 में, तो उसने प्रॉफिट किया ना। लेकिन उस जिसने ये चीज़ ख़रीदा था उसमें उसने नुकसान कर दिया। ठीक है, दुकानदार ने तो प्रॉफिट कर दिया। अच्छा, तो मैं यहाँ पर अब लिखूँगा कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी इज़, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी जिस पर दुकानदार ने ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस भी है और ओरिजिनल प्राइस भी है टीवी का, तो वो इतना है। तो वो मैं लिखूँगा द ओरिजिनल प्राइस ऑफ
टीवी का ओरिजिनल प्राइस कितना आया, वो आया 54,012.31, ये इतना आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस था।